नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। अमर छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। बेमेतरा विधायक दीपेश साहू रायपुर के मेकाहारा हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने स्पेशल ब्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड पिरदा में घायल मजदूर से मुलाकात की और सीएमएचओ को मरीज के उचित इलाज के लिए दिशा निर्देश दिए। वहीं विधायक दीपेश साहू को घायल मरीज ने अपनी आपबीती बताई। मरीज ने कहा, जहां ब्लास्टिंग की घटना हुई उस यूनिट में 10 से 12 मजदूर काम कर रहे थे और ब्लास्टिंग की घटना होते ही हमारी आंखें कान सब सन्न हो गए। किरंदुल में नगरपालिका में हुए भ्रष्टाचार में एक और नया मोड़ सामने आया है। नगरपालिका अध्यक्ष की पत्नी और वार्ड संख्या 6 की पार्षद ने अपनी मां के नाम से एक स्वयं सहायता समूह चालू किया है और जिसके जरिए नगरपालिका में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। किरंदुल नगरपालिका ठेका श्रमिक के भुगतान में हुए घोटाले में अब एक नई बात निकलकर सामने आई है। नगरपालिका अध्यक्ष की पत्नी और वार्ड संख्या 6 की पार्षद राजेंद्र मृणाल राय ने अपनी मां के नाम से एक स्वयं सहायता समूह और निहाल मॉडल स्कूल खोल रखा है, और वो भी सरकारी स्कूल की बिल्डिंग में। आपको बता दें कि निहाल मॉडल नर्सरी स्कूल जिस जगह संचालित हो रहा है वो एक सरकारी विद्यालय है। सवाल ऐसे में ये उठ रहा है कि राजेंद्र मृणाल राय को विद्यालय संचालित करने की अनुमति किसने दी। निहाल मॉडल स्कूल के द्वारा 27 फरवरी को स्कूल का वार्षिक उत्सव कराया गया था, जहां हमें निहाल मॉडल स्कूल के अध्यक्ष राजेंद्र मृणाल राय ने बताया था कि निहाल मॉडल स्कूल और निहाल महिला स्वयं सहायता समूह ने अब तक कभी किसी से कोई सहयोग नहीं लिया है। कोरोना काल में संस्था की तरफ से मास्क का भी वितरण किया गया और बहुत कुछ काम संस्था करती है, पर कभी किसी से सहयोग नहीं लेती। स्कूल में बच्चों को पढ़ाई कराते हैं, उसके लिए भी कभी किसी से सहयोग नहीं लिया गया। मैं श्रीमती राजेंद्र मृणाल राय निहाल समाज सेवी संस्था का पंजीयन 2007 में करवाए थे। ये संस्था मेरी मां के नाम पर है और मैं अपनी मां के नाम को हमेशा जीवंत रखना चाहती हूं, जब तक मैं जिंदा रहूं। आज जो ये सब देख रहे हैं, नौ निहाल पब्लिक स्कूल का वार्षिक सम्मेलन कार्यक्रम हमने आयोजित किया। ये स्कूल छोटे नर्सरी बच्चों को लेकर के संचालित है और 3 से 5 साढ़े 4 साल तक के बच्चों को हम अपने इसमें पंजीकृत करते हैं। सबसे हर्ष का विषय ये है कि हमारी जो कमेटी है हमारे अपने खुद के सदस्यों की है। हमने पंजीकरण शासन से जरूर करवाया है, परंतु आज तक इस संस्था को चलाने के लिए हमने किसी से भी आर्थिक सहयोग नहीं लिया है। यहाँ पर बहुत सारे कारपोरेट घराने हैं, बहुत सारे जनप्रतिनिधिगण हैं, बहुत से ठेकेदार हैं, परंतु आप दंतेवाड़ा जिला में किसी से भी जाकर के पूछ सकते हैं, इस संस्था में कभी भी किसी से कोई फंडिंग आज तक हमने प्राप्त नहीं किया। जो कुछ भी होता है, हमारी संस्था के जो सदस्य हैं सब मिल करके हम इस कार्यक्रम को संचालित करते हैं, स्कूल चलाते हैं। दूसरा, हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर भी काम करते हैं और जैसे कि हमारे बायलॉस में भी है कि आपदा प्रबंधन में यदि कहीं पर हम कुछ सहयोग कर पाए तो हम उस पर भी काम करते हैं। और हमारा वैसे तो बहुत कठिन समय था, कोरोना काल 2 वर्ष का रहा, परंतु हमने मास्क बना करके पूरे सुकमा जिले से लेकर के दंतेवाड़ा जिले के विभिन्न स्थानों पर हमने उसका वितरण किया। और उसके चलते किरंदुल में जब रोजगार की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी, पूरे घर बंद थे, लोग अपने अपने घरों में कैद थे, उस समय किरंदुल की अधिकांश घरेलू महिलाएं जो छोटे छोटे सिलाई के काम करती हैं, उन्हीं से हम लोगों ने मास्क सिलवाए थे और उनका जो घर का खर्च था उसमें एक आंशिक सहयोग हमने किया था।
निहाल मॉडल स्कूल की शिक्षिका रानी नेताम को मिलने वाला पेमेंट भी इस भ्रष्टाचार की सूची में शामिल है। रानी नेताम ने बताया था कि वो 2019 से निहाल मॉडल स्कूल में काम करती आ रही हैं और अभी स्कूल गर्मी की छुट्टी के लिए बंद है, तब तक काम किया जा रहा है। ऐसे में रानी नेताम जब निहाल मॉडल स्कूल में काम कर रही थी तो नगर पालिका से वेतन किस बात का था। इतना ही नहीं, रानी नेताम का नाम सफाई कर्मचारी के नाम से ठेका श्रमिक की सूची में शामिल है। अब आगे और सुनिए। निहाल स्वयं सहायता समूह का कार्यालय भी एक ऐसी बिल्डिंग में बना है जिस बिल्डिंग को वार्ड संख्या 2 की पार्षद श्याम कुंवर रामटेक के द्वारा शासकीय उचित मूल्य की दुकान के लिए निर्माण किया गया था। नगर पालिका अध्यक्ष इस वार्ड के पार्षद भी हैं। उन्होंने अपनी पत्नी राजेंद्र मृणाल राय को निहाल महिला स्वयं सहायता समूह के कार्यालय को इसमें खुलवा दिया। इस कार्यालय में कार्य कर रही प्रियंका जाल को भी नगर पालिका के द्वारा कचरा सफाई की सूची में शामिल किया गया है और प्रियंका जाल को भी 6,000 रूपए वेतन महीने की दर से भुगतान किया जा रहा है। ये ऑफिस किसका बना हुआ है? वो जो अपना अध्यक्ष है ना। कौन अध्यक्ष? अपना मृणाल राय जी है, उनकी हाँ। वाइफ है। हाँ। उनका न्यूज़पेपर आता है तो उसी के ये बिल्डिंग जो है वो सरकारी है। ये 2 नंबर वार्ड के लिए सोसाइटी के लिए जो वितरण प्रणाली है उसके लिए बनाया गया था। तो अभी ये जो ऑफिस बना हुआ है तो ये नगर पालिका से आवंटित है या फिर ऐसा ही है? नहीं, ऐसे ही अपना पर्सनल वो लिए थे। हाँ। एक्चुअली ये ऑफिस खरीद चुके थे तो न्यूज़पेपर नहीं, खरीदा तो नहीं जा सकता, सरकारी मकान खरीदा नहीं जा सकता। अब पता नहीं, उतना तो मुझे जानकारी नहीं है, पर न्यूज़पेपर उनका आता था तो उसी के लिए रखा हुआ था। हाँ जी। तो ये इसकी आपको जानकारी नहीं कि किस चीज़ का बना हुआ है ये? बस मार्ड मेरे को बोले कि वाइफा है, न्यूज़पेपर आता है ऐसा करके, तो इसलिए वाइफा के। ऐसे में नगर पालिका आरआईडी का क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। ये बताएंगे कि ये जो वार्ड क्रमांक 2 में जो बिल्डिंग बनी हुई है ये 2008 से लेकर के 2012 के बीच में इसको सरकारी जो चावल आवंटन होता है सोसाइटी के लिए उसके लिए बनवाया गया था। लेकिन इस वक्त उसमें किसी के द्वारा कब्जा करके रखा गया और कोई कार्यालय बनाया हुआ है। तो इसकी जानकारी आप लोगों को है या नहीं है? क्या जब बिल्डिंग बना उस समय में यहाँ किरंदुल में पदस्थ नहीं था और पता चला है कि सोसाइटी चावल गोदाम के लिए बनाया गया इतनी जानकारी मुझे। अभी वर्तमान में उस जगह पे किसी का कब्जा है और आप यहाँ अभी वापस कब से हैं? मैं 2018 से। 2018 से हैं और अभी 2023 5 साल हो गए। तो उस बिल्डिंग की आपको कोई जानकारी नहीं है अभी कि वो बिल्डिंग नगर पालिका के पास है या नहीं है? नगर पालिका के पास बिल्डिंग है, सरकारी बिल्डिंग है, नगर पालिका का है। तो ये बिल्डिंग क्या आप लोगों ने इसको निविदा के तहत आवंटन किया है या फिर ये कब्जे पे है अभी? ये नहीं, कब्जे पे है ये नहीं है, उसकी पूरा जानकारी नहीं है। बिल्डिंग सरकारी है ये मालूम है, बस इतनी जानकारी। नगर पालिका में ऐसे कितनी सारी बिल्डिंग हैं जो कि इस तरह से अवैध कब्जे पे चल रही हैं? नहीं, यहाँ तो जो है सब किराए पे चल रहा है, लीज पे है। जो बिल्डिंग है कुछ बिल्डिंग कुछ दुकानें जो हमारा खाली है। तो ऐसे कितनी सारी दुकानें होंगी जो खाली हैं इस वक्त? दुकान 20 से 25 खाली है। ठीक है। और वो जो अभी बिल्डिंग की हम खाली है मतलब प्रक्रियाधीन है, नीलामी की प्रक्रियाधीन है। जिस बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं वो अभी नीलामी की प्रक्रिया में है। हाँ। लेकिन वो तो हम लोगों ने उसको जो जानकारी हमारे पास में वार्ड क्रमांक 2 की पार्षद श्रीमती श्याम कुंवर रामटेके के द्वारा उस वक्त उसको पूरे मोहल्ले से साइन करवा करके और वहाँ पर सरकारी चावल आवंटन के लिए उस बिल्डिंग को बनवाया गया था, जिसमें कि वहाँ पर वो सोसाइटी लगनी चाहिए थी। लेकिन अब तक उस पर सोसाइटी नहीं लगी और किसी दूसरे को राजनीतिक फायदा देते हुए जैसा भी है उसमें बिल्डिंग में कब्जा करके रखा गया है। इसका नाम क्या बताएंगे? इसके बारे में जानकारी नहीं है रामटेके जी। ठीक। नगर पालिका अध्यक्ष और उनकी पत्नी द्वारा किरंदुल में एक नया प्रचलन शुरू किया गया है और वो ये कि काम तो कर्मचारियों से अपने घरों, कार्यालयों और स्कूल में कराओ, लेकिन वेतन नगर पालिका से दिलाओ। हालांकि मामले में देखने वाली बात यही है कि इस भ्रष्टाचार में कब तक और कितनी कठोर कार्रवाई की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ बेमेतरा जिले के बोरसी में सबसे बड़े स्पेशल बारूद फैक्ट्री में बहुत बड़ा हादसा हुआ था और बता दें कि बोरसी के बारूद फैक्ट्री में चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो गया। 8 मजदूरों के लापता होने के कलेक्टर ने पुष्टि की है और एक मजदूर के मेकाहारा ले जाते वक्त मौत हो गई। वहीं मलबा हटाने के वक्त
मिले मानव अंग और डीएनए टेस्ट के लिए भेजे गए हैं और साथ ही फैक्ट्री प्रबंधक के लापता मजदूर के परिजनों को तत्कालिक राहत राशि 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। बता दें कि सरकार ने 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। स्पेशल बारूद फैक्ट्री में हादसा हुआ और साथ ही 8 मजदूरों के लापता होने की पुष्टि हुई है। हादसा इतना भयानक था कि 8 मजदूर लापता हो गए हैं और साथ ही घायल मजदूरों का अस्पताल में इलाज जारी है और साथ ही घायलों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है सरकार की ओर से। स्पेशल बारूद फैक्ट्री में हादसा। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो समाप्त हो गया और 8 कर्मी जो हैं वो लापता हैं। जिला प्रशासन की टीम उनको ढूंढने में जो है वो कार्रवाई जारी है और तात्कालिक राहत के लिए फैक्ट्री प्रबंधन के द्वारा 5 लाख रुपए की राशि अभी तत्काल सहायता के रूप में आज अभी ही हम जो है वो जो व्यक्ति लापता हैं 8 उनके परिजनों को हम दे रहे हैं और 1 सप्ताह के भीतर जो है वो हम या तो जो लापता व्यक्ति हैं उनको ढूंढ निकालेंगे या फिर उनकी शिनाख्त करेंगे, क्योंकि जो साइट है वहां पर उनके काम करने की आशंका जताई जा रही है और उसके बाद जो है वो 5 लाख रुपए की जो अतिरिक्त राशि है वो भी प्रबंधन के द्वारा दे दी जाएगी। कुछ बॉडी पार्ट्स जो है वो हमें मलबे में मिले हैं तो उनको हमने डीएनए जांच के लिए भेज दिया है और वो जांच जो है वो शीघ्र हो जाएगी। सर, एसआईटी गठन की भी बात सामने आ रहा है मजिस्ट्रेट जांच के लिए। मजिस्ट्रेट इंक्वायरी जो है वो गठित हो जाएगी। अभी रात को ही मजिस्ट्रेट इंक्वायरी की जो है वो आदेश निकल जाएगा और वो जो है जांच में सभी विषयों पे बात करेंगे कि किन कारणों से ऐसा हुआ और भविष्य में क्या ऐसे उपाय किए जाएं जिससे इस तरह की अप्रिय घटना ना हो। छत्तीसगढ़ के वैधराज पद्मश्री हेमचंद मांझी ने पुरस्कार लुटाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वे ये पुरस्कार लुटाने के साथ साथ लोगों का इलाज करना भी बंद कर देंगे। उन्होंने ये फैसला नक्सलियों की धमकी के चलते लिया है और उनकी इस घोषणा के बाद सरकार ने उनको वाई श्रेणी की सिक्योरिटी दे दी है और साथ ही दरअसल नारायणपुर जिले में चमेली और गोरदंड गांव में नक्सलियों ने मांझी को धमकी देने वाले बैनर लगाए। नक्सलियों ने उन्हें इलाके में पर्चे में फेंक कर धमकी दी और साथ ही नक्सली लंबे समय से मांझी पर घात लगाए हुए हैं। नक्सलियों से मिल रही लगातार धमकी और साथ ही मांझी को वी श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। पद्मश्री लुटाएंगे वैधराज हेमचंद और साथ ही नक्सलियों की ओर से लगातार धमकियां मिल रही हैं, जिसके चलते सरकार की ओर से मांझी को वाई श्रेणी की सिक्योरिटी मिली है। मांझी को दी गई वाई श्रेणी की सिक्योरिटी। पद्मश्री लुटाएंगे वैधराज हेमचंद मांझी। कोई तो हम लोग को भी कोई समझ नहीं है कि हम भी जब घाटी में जब मन के गए थे वहाँ तो 15 दिन बेटा बहू सब जाते थे, मैं उसको भी लाओ तो गाड़ी में बैठा के ले गए तो वहाँ भी हम लोग थे मने उसमें मन विरोध में। वहाँ से फिर मने हो गया धौड़ी में जब बुलाए वहाँ पूछताछ किए कि भाई आप लोग जाके उद्घाटन किए। आज तक मैं पहाड़ में पैर नहीं रखा हूँ, ना मैं गया नहीं हूँ, सिर्फ मैंने उद्घाटन किए। तभी
मांझी पुजारी बिगर मन नहीं होता है। दोनों मांझी और पुजारी गए और जब वहां मन एक तो उन थानेदार मन जबरदस्ती उठा के ले गए तो नारियल पर फोड़ दिए थे। उसका पुरस्कार का पूरब भी हुआ धौड़ी का तो रैली में, और ये हुआ। और उसके बाद में जब चल फिर नहीं सकता हूँ, पहले हम लोग सब जगह बुलाने से जाते थे। कसडोल गए हैं, वहाँ गए हैं, कावानार गए हैं, पहले हम लोग सब जगह जाते थे। अभी मेरी ताकतें नहीं है, न मोटरसाइकिल में बैठ नहीं सकता हूँ, तो उस दिन से मैं कहीं नहीं गया हूँ। जब उस समय एक बार जब पर्चा में 16 लाख कमल के नाम से जब पर्चा डाले थे, और अभी मेरे नाम से 11 लाख करोड़ 11 करोड़ डाले हैं। बल्कि सरकार उसमें छापा डाल के पूरा निगरानी करो और जांच करो, सीआईबी जांच, और पैसा गिरा 11 करोड़ पैसा को वापस ले ले कि हमको अगर दिया है तो। इसके बारे में एक बार सब मीटिंग हुआ, जब उसमें बैठे थे उस समय मीडिया वाले को सामने जब बोले यार वो माइस वाला कबूल किया कि आपको हमको 10 रुपया भी पैसा दिए हो तो बताओ, तो बोला कि मैं एक पैसा नहीं दिया हूँ। तो ये का बार बार मन की करते हैं, और मन का हम लोग मंदिर मंदिर भी पूजा पाठ करते हैं। तो अभी मंदिर में भी पूजा पाठ नहीं करेंगे, अब मन उसको भी मैं छोड़ देता हूँ, और जड़ी बूटी का भी अभी काम नहीं करूँगा। अब क्यों मेरे बदनाम होता है जब पुरस्कार, जबकि मैं तो मांगा नहीं हूँ। जब वो सरकार जबकि चाहे यार मन एक करके पुरस्कार दे है बाढ़ उसको भी ले मन को हम कहे हम लोग उसको भी आपस सरकार ले लो। फिर मैं अभी नहीं करूँगा जड़ी बूटी ना कुछ नहीं। और मेरा मकान को जब बना के जब अधूरा कर दिया उनको पूरा तत्काल कर दीजिए मन की। और वो ये करके वहाँ गार्ड के लिए भी और ये के लिए, नहीं तो मैं कुछ दिन के बाद देखता हूँ छोटे डोंगर वापस जाऊंगा। अब मरने वाला हूँ, अब मेरे पास सहारा, अब सरकार जब उठा के लाए हैं तो अभी मैंने कहीं जाने नहीं। तो मोड़ोनार में इतना दिन बैठा, वो मैंने क्या समर्थन के लिए नहीं आया। तो मैं यहाँ से जब से लड़का को जब मारा उससे पहले से उठा के लाए हैं, तो मेरे को यहाँ पुलिस वाले जाने नहीं देते हैं, तो मैं कैसे जाता हूँ वहाँ। कुछ मदद नहीं है, सिर्फ वो बॉडी गार्ड दिए हैं, और वो मकान के लिए भी बोले हैं, और उसको चूना भर पोत दिए हैं। मैं उसमें पत्थर बिछाना था, तो जब मैंने कि ये बोर कराना था, और जब उसमें गार्ड के लिए भी सुरक्षा के लिए बाड़ा को एक हाथ ऊपर उठाने के लिए कलेक्टर बोला, वो उठाने वाला अभी तक नहीं उठाए हैं, वैसी पड़ा है। वही तो अब मन खुशी का ज्यादा मन ये कर रहे हैं कि गांव के लोग लड़ाते हैं, ये करते हैं, कौन देखा है। तो अब मीडिया वाला भी रहेंगे, और उनको उनके सामने उन लोग बुलाए और कबूल कराए कि कितना पैसा दिए हैं और मन की काय किया है, कौन कौन लड़ाते हैं, उनके आमने सामने हमारा कबूल कर दें कि मन के ऐसे ऐसे बोले। दादा सम्मान आपको जब तो नक्सली बर्फ विरोध करते हैं ना लगातार, और करते तो हैं, और मार दिए लड़का को। जब मंदिर गया था, मंदिर में पूजा पाठ करके आता था, और इस रास्ता में थोड़ा सा झुपड़ी टाइप का माने की जंगल है, उसी जगह मार दिए उनको। वो भी गांव का ही मनुष्य लड़ाते लड़ाते मन के करके, और वही आदमी वो जगदव कड़े मारा है। आप सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, क्या छोटे लोगों को आपको सुरक्षा मिलेगी? तो मेरे को सुरक्षा अगर देने से छोटे डोबर में रहता, भले मरना तो मरना ही थे। और जड़ी बूटी को मैं आज से उसको मन के करता हूँ, अब नहीं करूँगा। अब धर्म काम करते करते क्रम छुटाते हैं, तो भाई वो उधर से बोलते क्या करे है, तो हम कुछ नहीं करते हैं। जड़ी बूटी जब देते हैं, कोई कैंसर वाले आते हैं, ब्लड कैंसर, स्तन कैंसर, बच्चादानी कैंसर, जब उसको जब लाभ होता है तभी आते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी मैंने उसको इस्तीफा देता हूँ कि मैं आज से जड़ी बूटी भी नहीं दूंगा, ना मंदिर में भी आज पूजा पाठ नहीं करें।
शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर में कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार 27 मई को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मूल बिंदुओं से अवगत कराया गया। साथ ही इस कार्यशाला का आयोजन शासकीय काकतीय और स्नातकोत्तर महाविद्यालय धर्मपुरा के सभागार में संपन्न हुआ। इसकी जानकारी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव ने दी और साथ ही विश्वविद्यालय के चीफ प्रोक्टर और साथ ही कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर डॉक्टर शरद नेमा ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन प्रकोष्ठ गठित किया गया है और जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों को लागू करने के समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में तथा महाविद्यालयों में इस वर्ष से 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप पढ़ाए जाने का निर्णय लिया है और ऑर्डिनेंस, रेगुलेशंस और पढ़ाया जाने वाला कैरिकुलम, इन सभी की तैयारी की जा चुकी है और शीघ्र ही माननीय राज्यपाल महोदय ऑर्डिनेंस पर अपनी सहमति प्रदान करेंगे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरे प्रदेश में 4 वर्षीय पाठ्यक्रम, स्नातक पाठ्यक्रम को पढ़ाए जाने के रूप में स्वीकार कर ली जाएगी। JRR दानी कन्या विद्यालय और शासकीय मायाराम सुरजन विद्यालय में जिला प्रशासन ने यूपीएससी 2024 के लिए निःशुल्क मॉक टेस्ट का आयोजन किया। इस दौरान छात्रों ने काफी संख्या में उत्साह देखने को मिला और छात्रों ने कहा जिला प्रशासन की पहल में प्रतिभागियों को काफी मदद मिलेगी और सामान्य ज्ञान और सेट के पेपर के जरिए भी मॉक टेस्ट में मदद मिलेगी। गौरव सर ने जो प्रयास किया है यहाँ पे रायपुर में मॉक टेस्ट लेने का, ये अपने आप में एक बहुत अलग और एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने लिया है, क्योंकि हम लोग हमेशा रायपुर के स्टूडेंट को ये सोचते थे कि दिल्ली, बेंगलोर में जब सुविधाएं मिलती है, जैसे वहाँ मॉक टेस्ट का आयोजन किया जाता है, हम कहीं ना कहीं ज्यादा पीछे रह जा रहे हैं। पर इसका ये इनिशिएटिव लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है और जो पेपर था मेरे हाथ में, जैसे DS1 का हमने अभी दिला के निकले हैं, यूपीएससी के मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग ही था पेपर, क्वेश्चन भी वैसे ही थे, तो 2 घंटे में सॉल्व करके हमको बहुत अच्छा लगा। वो बहुत ही अच्छी पहल है, जो यूपीएससी के बच्चे के लिए बहुत ही अच्छी पहल है, जो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अभी तक नहीं किया गया है और आने वाले समय में और बच्चे यहाँ प्रोत्साहित होंगे ताकि यूपीएससी के सिविल सर्विस की एग्जाम देने के लिए प्रोत्साहित हो। तो मैं जिला प्रशासन रायपुर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मॉक टेस्ट का आयोजन किया और हम जैसे बच्चों को जो ग्रामीण स्तर से आते हैं उनके लिए पहल बहुत ही अच्छी पहल है। तो हम लोग के लिए बहुत लाभदायक रहेगा और आगे की तैयारी के लिए हमें प्रेरणा देते रहेगा। थैंक यू जिला प्रशासन की ओर से। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।